एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखो, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पास तो इजीली हो जाओगे, ठीक है। और जो मैं ये पॉइंट्स बताऊंगी इनको साथ साथ नोट करते हुए चलना, तो आपको याद हो जाएंगे। और नहीं तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। और ये देखो, शॉर्ट नोट्स हैं, ये डिटेल्ड नोट्स नहीं हैं। शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स मतलब लर्न करने में देखो ईजी रहता है, पॉइंट्स रहते हैं छोटे छोटे, आप याद कर लेते हो और बाकी का आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बना के लिख सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग नोट्स में क्या होता है ना कि आपको पूरा सब कुछ पढ़ने में भी दिक्कत होगी, इतना सारा आप याद भी नहीं कर सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बेटर रहते हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग आप लोगों को पता ही है कि लोगों का मतलब होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या किसी सर्विस को सेल करते हैं, उसे सब लोग मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन मार्केटिंग देखो एक्चुअल में क्या होती है। मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग नहीं होती है। द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कंज्यूमर नीड्स, converting them into product or services and moving the product or service to the final consumer or user to satisfy certain needs and wants, with emphasis on profitability and ensuring optimum use of the resources available to the organization। मतलब देखो, मार्केटिंग आपकी वहाँ से स्टार्ट होती है जब आप कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को आप ढूंढते हो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स है, वो लोग क्या चाहते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट या फिर किस टाइप की वो सर्विस को लेना चाहते हैं, ठीक है। पहले आप ये पता करते हो, उसके बाद वो जैसा चाहते हैं उनको कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में, ठीक है। पहले आइडिया आप लोग लेते हो कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए, फिर वैसा आप प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हो, फिर उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को उन कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कोशिश करते हो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो और आपका जो रिसोर्सेज है हमारे, वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ हो पाएँ, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को पहचानते हो, फिर उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हो और वो प्रोडक्ट्स उन तक पहुँचाते हो, ठीक है। और अपना प्रॉफिट भी उससे जनरेट करते हो और रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करते हो, कोई वेस्टेज नहीं करते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग। तो यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कि कितने टाइप के आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये आपके 5 टाइप के होते हैं। आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो कि फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करें, हमें ज़्यादा जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। सेकेंडली देखो, आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि प्रोडक्शन इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो ये लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ध्यान देते हैं, भले ही उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाए, लेकिन ये लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करना है, ठीक है। ये लोग अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। फोर्थ आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखो आपका क्या कहता है कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक नहीं करनी है, या फिर सिर्फ सेल नहीं करना है, या फिर सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि हमें पहले पता करना है कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विसेज वो लेनी चाह रहा है, ठीक है। और फिर उस टाइप के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको कस्टमर्स तक पहुँचाते हैं, कंज्यूमर्स तक। और यहाँ पे देखो, इन लोगों को अपना प्रॉफिट भी जनरेट करना होता है। साथ ही में देखो, ये लोग चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हों, कोई वेस्टेज ना हो, कोई डिप्लीशन ना हो रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये बोलता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट देखो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से एक स्टेप आगे चलता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की सारी चीज़ों को फॉलो करता है, वो लोगों की नीड्स एंड वांट्स को जानता है, वैसा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाता है, अपना प्रॉफिट भी जनरेट करता है। इसके साथ ही में सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि हमें सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमें इस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो, हमारी सोसाइटी को कोई भी हार्म ना हो। अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बोलता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मार्केटिंग भी आपको क्लियर हो गया क्या होता है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, ठीक है। या तो मार्केटिंग का रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या इम्पॉर्टेंस क्या है। तो तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, सेम ही पॉइंट्स होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए और उसकी सक्सेस में हेल्प करती है, ठीक है।
ये तो आप लोगों को पता ही है। आप मार्केटिंग अच्छे से करोगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओगे, लोगों तक पहुँचाओगे तो वो लोग आपकी कंपनी को और अच्छा ही मानेंगे, ठीक है। आपके प्रोडक्ट एक बार पता चल जाएंगे कि हाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो वो लोग बार बार आपसे ही परचेज़ करेंगे, तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम कर पाएगी, ठीक है। सेकेंडली देखो, मार्केटिंग इट इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर्स। यहाँ पे देखो जो कंज्यूमर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि मार्केटिंग में आप क्या करते हो, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हो। तो जब कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो रही हैं, उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। थर्ड आता है आपका इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है मार्केटिंग की वजह से, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, और यहाँ पे रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जा रहा होता है, ठीक है। फोर्थ होता है आपका मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मार्केटिंग जो है आपका वो किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। आप अच्छी मार्केटिंग करोगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओगे, अच्छे सर्विसेज बनाओगे, लोग परचेज़ करेंगे, जीडीपी इंक्रीज़ होएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, इससे बहुत सारे देखो आपके फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफर करियर अपॉर्चुनिटीज़। मार्केटिंग आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और काफ़ी सारे लोगों को करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट से। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, उसको बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और कई फैक्टर्स देखो इंटरनल होते हैं, कई एक्सटर्नल होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का जो भी आपका एरिया होता है ना, जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी आपका एनवायरनमेंट होता है, जो कि अफेक्ट करता है मार्केटिंग डिसीजंस को, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को, आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको अफेक्ट कर रहा होता है वो एनवायरनमेंट, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट आपका दो टाइप का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले देखो अगर माइक्रो एनवायरनमेंट की हम बात करें तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर इन द क्लोजर सर्कल्स ऑफ द फर्म। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। देखो मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो कि कंपनी के किसी भी फर्म के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, जो कि उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट, बाहर की चीज़ें तो बात की बात है, सबसे पहले आपके अंदर की चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आपका एम्प्लॉय कैसा है, आपका स्टाफ कैसा है, आपका सप्लायर कैसा है, डेटर कैसा है, क्रेडिटर कैसा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि फर्म के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है, एकदम क्लोज हों, वो वाले फैक्टर्स जो होते हैं, जो वो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कि कंपनी के क्लोज होता है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसका, जो उसके सप्लायर्स हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एकदम क्लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज यही चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जब अफेक्ट करती हैं आपके मार्केटिंग को, आपके मार्केटिंग सिस्टम को, ठीक है, आपके आसपास का ये जो सबसे पास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट देखो क्या होता है, आपके थोड़े से दूर चली जाती हैं चीज़ें, ठीक है, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा होता है आपको, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो चीज़ें हैं, ठीक है, लार्ज सोसाइटल फोर्सेज विच एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस ऑन फर्म्स मार्केटिंग सिस्टम। इट इंक्लूड्स डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस। मतलब आपके आसपास देखो जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आसपास की टेक्नोलॉजी कैसी है, आपका कल्चरल फैक्टर्स कैसे हैं, आपका सोसाइटी कैसी है, आपके आसपास पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, आपका लीगल जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, ठीक है, आपकी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है, आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, आसपास का एनवायरनमेंट आपका किस टाइप का है, ठीक है, आपके आसपास की जगहों पे कैसा सोशल आपका जो है, आपका कैसा सोशल सिस्टम है, कैसा आपका इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, कैसे आपका नेचर है, कैसा आपके नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे हैं कि नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो वो हमारा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
वो आता है मार्केट से। मार्केट क्या होती है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट आप लोगों को पता ही है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर्स की बहुत सारी शॉप्स हों, आपस में वो लोग गुड्स को परचेज और सेल करते हो, ठीक है, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, देखो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कहीं पे ना बहुत बड़ी मार्केट है तो उस मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, या फिर छोटी छोटी आप सब मार्केट्स कह सकते हो, उनमें डिवाइड करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। क्योंकि देखो अगर आप एक मार्केट को देखो तो मार्केट बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल सकती है मार्केट में, और हमारे यहाँ देखो मार्केट बहुत बड़ी है, तो उस मार्केट में फिर ऑडियंस को टारगेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को सेल कर पाना। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और पार्ट्स में देखो जहाँ पे जैसे कि सेम एज के लोगों के लिए सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने चाइल्ड का एक सेक्शन बना दिया कि इस एरिया में बच्चों के कपड़े मिलते हैं या बच्चों के टॉयज़ मिलते हैं। एक सेक्शन बना दिया है कि यहाँ पे टीनेजर्स के लिए कपड़े वगैरह मिलते हैं। एक सेक्शन बना दिया कि यहाँ पे इस एरिया में सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, ताकि आपको लोगों को टारगेट करने में ईजी हो, अपनी मार्केटिंग आप ईजिली कर पाओ, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे से सेल कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप के लोग आते हैं, तो आप उस हिसाब से वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करोगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन जो है ना वो 2 बेसिस पे किया जाता है। आपके बुक में 2 बेसिस दे रखे हैं, वैसे इसके और भी कई बेसिस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो आपका है कंज्यूमर। कंज्यूमर के बेसिस पे मार्केट को कैसे सेगमेंट किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंडस्ट्रियल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किस तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे देखो 4 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट है आपका जियोग्राफिक। यहाँ पे जियोग्राफिक आपके आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, कैसा एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में देखो आपके आसपास का कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उसके बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका साइकोग्राफिक। यहाँ पे देखो साइकोग्राफिक, हाँ, यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं कंज्यूमर्स के, ठीक है, मतलब कंज्यूमर किस टाइप का प्रोडक्ट लेना चाहता है, उसकी इनकम कैसी है, एज कितनी है कंज्यूमर की, इस हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया जाता है। बच्चों के लिए अलग इनकम, देखो इनकम के बेसिस पे क्या करते हैं कि हाँ आपको पता है कि ये कम्युनिटी जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा रिच लोग नहीं रहते हैं, तो आप उस एरिया में जाके आईफोन तो नहीं बेचने लग जाओगे, लोगों की इनकम ही नहीं है उतनी, तो वो आईफोन कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है मार्केट को, ठीक है, कि मतलब कैसा एज है, कैसी इनकम है, कैसा उनका नेचर है, किस टाइप के प्रोडक्ट उनको पसंद है, ठीक है। लास्ट आता है आपका बिहेवियर पे। बिहेवियर कैसा है वहाँ के लोगों का, कंज्यूमर का, वो रेगुलर बायर है कि नहीं, या कभी कभी चीज़ें परचेज़ करता है, या फिर बहुत ज़्यादा, कई लोगों को आपने देखा होगा शॉपिंग करते रहते हैं, तो किस टाइप का उसका बिहेवियर है, ठीक है। इस तरीके से भी आप मार्केट को डिवाइड करते हो। और अगर हम देखो आपकी बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के टाइप्स ऑफ कस्टमर। आपका कस्टमर किस टाइप का है, ठीक है, उस बेसिस पे। सेकंड आपका कस्टमर साइज़। कस्टमर आपके कितने ज़्यादा हैं, मतलब कम कस्टमर्स आते हैं, रेगुलर हैं कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके कस्टमर्स हैं, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से भी मार्केट को डिवाइड किया जाता है। थर्ड है आपका टाइप ऑफ बाइंग सिचुएशंस, ठीक है, बाइंग सिचुएशंस वहाँ पे कैसी है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कंज्यूमर बिहेवियर से। कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी पर्सनल सेलिंग वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें एक्सप्लेन करा था, फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। देखो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विसेज को परचेज़ करोगे कि नहीं, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करें, ठीक है, आपको वो प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है तो कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लोगे उस प्रोडक्ट को, उसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। किसी भी कंज्यूमर के मन में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करते टाइम जो सारी चीज़ें आती हैं, जो सारे उसके मन में थॉट्स आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे देखो आपके 4 फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो कल्चर के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे
सपोज़ करो किसी एरिया में आप लोग जाते हो, ठीक है, और वहाँ का कल्चर ऐसा है ना, वहाँ की सारी जो लड़कियाँ हैं वो साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो अब वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो साड़ी लेना पसंद करेंगी। अब वहाँ जाके आप शॉर्ट्स बेचने लगोगे तो वो क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, उनके कल्चर के खिलाफ़ है ये, वो लोग ऐसा पहनते हैं ये, तो वो क्यों लेंगे, ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर्स आपके बाइंग डिसीज़न को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सेकंड आता है आपका पर्सनल फैक्टर्स। खुद के पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। एज के अकॉर्डिंग भी देखो कंज्यूमर, अब देखो कोई बंदा 10 साल का बच्चा है छोटा सा, ठीक है, तो वो क्या टी-शर्ट्स वगैरह पैंट्स वगैरह लेगा और क्या लेगा? अब वो धोती कुर्ता लेने तो चला नहीं जाएगा, ठीक है। वहीं कहीं देखो कोई ओल्ड एज का पर्सन है, उसको जाके आप लोग जीन्स वगैरह तो नहीं बेचने लगोगे ना, वो क्यों लेगा? उसको कंफर्टेबल ही नहीं होगा जीन्स में, तो वो क्यों लेगा? कोई 70 साल का इंसान को आपने देखा है जीन्स लेके घूमता हुआ? नहीं ना, ठीक है। तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, उसकी इनकम कैसी है, इतना वो कमा रहा है कि नहीं, कि वो कितने प्रोडक्ट्स पे स्पेंड कर सकता है, ठीक है। कोई मिडिल क्लास बंदे को आप जाके बोलो कि आईफ़ोन ले ले, वो क्यों लेगा? इतना महंगा है, ठीक है। या फिर देखो कोई गरीब इंसान है बिल्कुल ही, दिन का 300 रुपये वो कमा रहा है, ठीक है, तो वो जाके फ्रिज तो नहीं लेने लग जाएगा, उसको कितना महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के बेसिस पे अपने पर्सनल फैक्टर्स देखो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं किसी भी कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को, बिहेवियर को, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आपके आसपास की सोसाइटी, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप, स्टेटस, रेफरेंस वगैरह, ठीक है। आपकी फैमिली कोई चीज़ लेने के लिए आपको बोल रही है, या फिर आपने अपने किसी फ्रेंड के पास कोई चीज़ देख ली, आपका लेने का मन कर गया, तो आप फिर ऐसा कुछ परचेज़ कर लेते हो, ठीक है। या फिर आप अपने आसपास देखते हो और आपको कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, आपके आसपास कोई चीज़ है जो कि लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी मन करता है परचेज़ करने का। तो यहाँ पे आपके सोशल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को। लास्ट आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पे देखो मेंटालिटी कैसी है आपके कंज्यूमर की, ठीक है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो मोटिवेशन, एटीट्यूड वगैरह, ईगो वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी में क्वेश्चन पूछता है आपका कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बताओ। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, जब आप कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज परचेज करने जाते हो तो उसका बाइंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपका स्टेप आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखते हो कि आपको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए। जब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, प्रॉब्लम हो, आप फेस कर रहे होगे, तभी तो आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहोगे ना। जैसे कि अब मेरा ये पेन है, पेन मेरा चलते चलते ख़त्म हो गया, ठीक है, इंक ख़त्म हो गई इसकी, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम जनरेट हो गई, इंक ख़त्म हो गई, तो इंक ख़त्म हो गई तो मेरे को दूसरा पेन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको प्रॉब्लम पता चलती है कि आपको प्रोडक्ट की नीड किस लिए है, आप क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। सेकेंड है प्री परचेज इन्फॉर्मेशन सर्च। अब यहाँ पे देखो छोटे मोटे चीज़ में, ऐसा पेन लेने के लिए तो देखो मैं जाऊँगी नहीं पता करने 10 दुकानों पे कि हाँ भाई पेन का क्या रेट है क्या नहीं है। सबको पता है 5 रुपये का, 10 रुपये का ऐसे पेन मिल जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, आप काम चलाओ पेन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही अगर आप कोई महंगी चीज़ लेने जाते हो, ठीक है, कोई फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो आप पता करते हो पहले कि कौन सी कंपनी का अच्छा है, किसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उससे रिगार्डिंग उसका क्या प्राइस है, कितनी वारंटी है, वो सारी चीज़ें आप पहले चेक करते हो सेकंड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप में इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आप देखते हो कि उसके अल्टरनेटिव में आप क्या यूज़ कर सकते हो। आप अगर एसी लेने गए हो तो आप एसी ना लेके उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो, या किसी और कंपनी का एसी ले सकते हो कि नहीं, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव्स आप लोग ढूंढते हो, ठीक है। फोर्थ में आता है आपका परचेज डिसीजन। यहाँ पे आप डिसाइड करते हो आपको प्रोडक्ट लेना है फाइनली कि नहीं लेना। लेना है तो फिर आप जाके ले लेते हो। फिर फिफ्थ आपका स्टेप होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। यहाँ पे जब देखो अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिया तब तो ये स्टेप आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया तो यहाँ पे आप उसका फीडबैक वगैरह देखते हो, उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेन करते हो उसकी, या फिर उसको एक्सचेंज करवाते हो। तो परचेज़ के बाद के यहाँ पे जो काम होते हैं लास्ट स्टेप में आप वो करते हो, ठीक है। तो आपका कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के दे रखे हैं, ठीक है, आपके बुक में। सबसे फर्स्ट है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स देखो वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर अपने कंज्यूम करने के लिए लेता है, ठीक है, आगे ना उसको बेचना होता है ना कुछ करना होता है, वो जाता है परचेज़ करता है और खुद ही उन गुड्स को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स देखो आपके इस टाइप के गुड्स हो गए ना जो कि आप लोग इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हो। कोई सामान ऐसा आपने ख़रीद लिया जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है या फिर आपके बिज़नेस में काम आ रहा है, ठीक है, उस टाइप के गुड्स।
नेक्स्ट आता है आपका देखो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स में देखो आपका क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो कि आपके बहुत टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे गुड्स जो कि आप इतने ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स तो आपके हो गए जो कि जल्दी ख़राब नहीं होंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, ठीक है, आप लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल जो कि इतने टाइम तक आप लोग नहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर फोर्थ आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज में देखो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हो, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज की बात की जा रही है। सर्विसेज आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, लीगल सर्विसेज हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, आपकी टेक्निकल सर्विसेज हो सकती है, अलग अलग टाइप की आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो टॉपिक आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपकी क्या होती है, ठीक है। जब आप कोई नया प्रोडक्ट लाने का सोचते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च करना चाहते हो, या फिर किसी भी नए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके और उसको मार्केट में लाना चाहते हो, उसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या स्टेजेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट होता है आपका आइडिया जनरेशन। यहाँ पे आप लोगों को आइडिया जनरेट करते हो, आपको सबसे पहले आइडिया मिलता है कहाँ से कि आपको कैसा प्रोडक्ट लाना है, ठीक है, आप उसको कब लाओगे, कैसे लाओगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जो आइडिया मिलता है फर्स्ट स्टेप में आपका होता है आइडिया जनरेशन, ठीक है। सेकेंड होता है आपका आइडिया स्क्रीनिंग। यहाँ पे देखो जब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपको आइडिया मिल गया कि हाँ आपको ऐसा प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, तो यहाँ पे आप आइडिया स्क्रीनिंग करते हो, चेक करते हो कि आपको प्रोडक्ट जो आपका न्यू प्रोडक्ट आप लाना चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप उसको कब तक ला सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। थर्ड स्टेप आता है आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पे फिर आप अपने एक प्रोडक्ट का ना एक पूरा ब्लूप्रिंट बना लेते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है, किस तरीके से बनाओगे। फिर फोर्थ स्टेप आता है आपका बिजनेस एनालिसिस। यहाँ पे आप एनालाइज करते हो कि उस प्रोडक्ट पे आपका कितना खर्चा आएगा, कितना उसका सेल्स हो सकता है, कितना उसमें आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको लेबर की ज़रूरत है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पे कितनी सारी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। यहाँ पे आप फाइनली उस प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का आपने आइडिया सोचा था, आइडिया जनरेट करा था, ठीक है, आप यहाँ पे फाइनली उस प्रोडक्ट को बनाते हो और सिलेक्ट करते हो कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बना लेते हो। और फिर इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है ना, आप अपना प्रोडक्ट जब फाइनली बना चुके होते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज़ में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर वो चेंजेस करते हो आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। इसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेप कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन में देखो आप फाइनली अपने प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हो, ठीक है। तो यह तो आपका कमर्शियलाइजेशन, ये आपके स्टेजेस हो गए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपके ये स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इनको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, इस पर मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, एक प्रोडक्ट मतलब कब शुरू होता है और कब उसका एंड हो जाता है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेजेस होती है, सबसे फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज देखो आपका वो स्टेज होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को मतलब नया नया इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में, ठीक है, कहीं भी इंट्रोड्यूस करा आपने नए नए प्रोडक्ट को, तो वो उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है जहाँ पे लोगों को धीरे धीरे उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा होता है, लोग जान रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेज ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे देखो जब आपने अपने प्रोडक्ट को एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया तो सेकंड स्टेज में लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होता है, तो फिर उसकी आपके देखो ग्रोथ होती है। अगर कोई चीज़ लोगों को पसंद आ रही है तो वो उसको परचेज़ करते हैं, आपका सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की। फिर आता है आपका थर्ड स्टेज मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे देखो आधे से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर चुके होते हैं, ठीक है, और अब एक बार देखो कोई चीज़ जब नई नई आती है ना तब लोगों को शौक़ होता है कि हाँ लेनी है, और लेकिन जब वो चीज़ थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इतना मन नहीं करता है हम लोगों का लेने का, ठीक है। तो ये आपकी मैच्योरिटी स्टेज रहती है
यहाँ तक मतलब जितने लोगों को लेना था वो प्रोडक्ट वो ले चुके होते हैं, इसके बाद वो लोग उनका मन नहीं कर रहा होता है इतना प्रोडक्ट को लेने का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके लास्ट स्टेज, जिसको हम डिक्लाइन या फिर ऑब्सोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में मैंने आपको बताया कि आधे से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। एक बार कोई चीज़ देखो मार्केट में आई नई तो देखो वो बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहती है, फिर धीरे धीरे लोगों का उस पर से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में भी होता है, आपने लोगों ने इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया उस प्रोडक्ट को, अब लास्ट में वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है, यहाँ पे उसकी डिमांड कम होने लगती है, ठीक है। तो ये आपके स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्राइस के ऊपर का क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। प्राइस के ऊपर भी देखो आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइस क्या होता है? प्राइस देखो एक एक्सचेंज वैल्यू होती है जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में देते हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ कोई फ्री में तो नहीं दे देगा, ठीक है। अगर किसी ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया है तो आप उसको बदले में कुछ पैसे देते हो, ठीक है। तो वो होता है आपका प्राइस, ठीक है। अब प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का प्राइस सेट करते टाइम क्या सोचती है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके। सबसे फर्स्ट है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे देखो प्राइस सेट करते टाइम किसी भी कंपनी किसी भी फर्म के मन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। आप प्राइस कुछ इस तरीके से सेट करते हो अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी सर्विसेज का, कि आपको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट 10 रुपये की है, ठीक है, तो आप उसको 10 रुपये में तो नहीं बेचोगे, कम से कम 12, 15, 16 कितने भी रुपये में बेच सकते हो, लेकिन अपनी कॉस्ट से ज़्यादा में बेचोगे ताकि आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव सबसे फर्स्ट है आपका। सेकंड है आपका सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ इस तरीके से रखते हो कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा ना हो कि लोग उसे परचेज़ ना कर पाएँ और आपकी सेल्स बढ़े। क्योंकि कई कंपनीज़ का मानना होता है ना कि हमारी सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल्स वॉल्यूम को अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना प्राइस सेट करते हो। थर्ड आता है आपका अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर ऑब्जेक्टिव्स में देखो आपके अलग अलग कंपनीज़, देखो जो नई कंपनीज़ आती हैं मार्केट में वो बेसिकली सबसे पहले क्या अपना प्रॉफिट तो वो कमाने का सोच ही नहीं सकती। सबसे पहले तो वो होता है कि उनको मार्केट में अपनी जगह बनानी है, ठीक है, उनको सर्वाइव करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्राइस रखते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। ग्रोथ और प्रॉफिट तो बात की बात है, सबसे पहले अगर वो लोग टिकेंगे मार्केट में तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे ना, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए प्राइसिंग के। इसके बाद देखो आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। प्राइसिंग को आपके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने। सबसे फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू द बायर। जो बायर है उसके लिए आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है ये अफेक्ट करता है प्राइसिंग को, ठीक है। अगर बायर के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अगर उसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ भी कर दोगे तो भी वो लेगा, क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सेकंड आता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट कितनी बड़ी है इस पर भी आपकी प्राइसिंग डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट मैंने अभी बताया 10 रुपये का है तो आप लोग 10 रुपये से ज़्यादा का ही उसे बेचोगे, 10 रुपये से कम का नहीं बेचोगे। तो आपके खुद के प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है ये अफेक्ट करेगी प्राइसिंग को, ठीक है। थर्ड आता है आपका कंपटीशन। कंपटीशन में देखो आपके आसपास उस प्रोडक्ट का अगर सेम देखो ये पेन है तो और भी कई कंपनीज पेन बनाती हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा हुआ है, ठीक है, मार्केट में कैसा कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो, ठीक है। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस रखा हुआ है तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा कोई, क्यों बिल्कुल भी नहीं लेगा। उससे सस्ता जब उसको मार्केट में मिल रहा है तो वो क्यों लेगा आपका प्रोडक्ट, जब तक आपके प्रोडक्ट में कोई अलग क्वालिटी ना हो, ठीक है। तो आपका कंपटीशन पर भी डिपेंड करता है प्राइसिंग। फोर्थ आता है आपका लीगल कंसिडरेशंस। लीगल कंसिडरेशन में देखो कुछ चीज़ों पे ना गवर्नमेंट जो है हमारी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि आप इसका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो किसी भी पर्सन से, ठीक है। तो यहाँ पे उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है, उन लीगल चीज़ों को, जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है आपका अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के देखो अदर एलिमेंट्स, आपको पता है मार्केटिंग करने में कितना खर्चा होता है।
अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने में, प्रमोशन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी क्या अपनी जेब से तो नहीं देगी ना, वो हम ही लोगों से लेती है वो उन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होने वाला है। अगर देखो किसी भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा खर्चा करा है ना मार्केटिंग पे, तो वो पैसा हमसे ही वसूल करेगी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को, ठीक है, प्राइसिंग को किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसी से पूछा जाता है, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के लिए, प्राइस सेट करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट उसमें होता है आपका कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट चेक करते हो कि आपको कितने का पड़ा वो प्रोडक्ट, ठीक है। उस पर फिर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके और उसका सेल्स प्राइस डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये पड़ रही है तो आप उस पर ज़ाहिर सी बात है अपना कुछ प्रॉफिट कमाओगे, उस पर ऐड करोगे। अगर 10 का पड़ रहा है तो आपने 5 रुपये अपने प्रॉफिट का ऐड कर दिया और 15 रुपये उसका सेल्स प्राइस सेट कर दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। सेकंड होता है आपका डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग में देखो क्या होता है, आप डिमांड चेक करते हो आपके प्रोडक्ट की या फिर आपकी सर्विस की मार्केट में कैसी डिमांड है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई भी रखोगे तो भी लोग परचेज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड बहुत कम है, ठीक है, कोई भी नहीं परचेज़ कर रहा है, तो आप उसका प्राइस लो रखते हो ताकि लोग उसको परचेज़ करें, ठीक है। थर्ड होता है आपका कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस चेक करते हो, ठीक है, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कितना रखा हुआ है। अगर उन लोगों ने 10 रुपये प्राइस रखा हुआ है या 15 रुपये प्राइस रखा हुआ है तो आप लोग भी उसके नियर बाई ही अपना प्राइस रखते हो प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम रखोगे तो आपको लॉस होएगा, बहुत ज़्यादा रखोगे तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स ऑफ प्राइसिंग हो गए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच मूव्स द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट द राइट प्लेस, टाइम एंड फॉर्म, ठीक है। मतलब देखो आपने गुड्स को प्रोड्यूस तो कर लिया, ठीक है, आपने अपनी फैक्ट्री में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को बना लिया, लेकिन उन गुड्स को आप अपने पास रखोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उन गुड्स को आपको आपके कंज्यूमर्स तक पहुँचाना होता है, ठीक है। जो भी कंज्यूमर्स आपके उन गुड्स को परचेज़ करना चाहते होते हैं आपको मार्केट तक उन गुड्स को पहुँचाना होता है। और आप पहुँचाओगे कैसे? आप खुद एक एक घर पे जाकर डिलीवर तो नहीं करोगे ना, आप ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज़ करते हो, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस का यूज़ करते हो, चैनल्स का यूज़ करते हो, किस तरीके से पहुंचाते हो अपने गुड्स को अपने कंज्यूमर्स तक, मार्केट तक, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक भी आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और देखो इसी के बाद इसी में एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप कोई चैनल को सिलेक्ट करने में अफेक्ट करते हैं। मतलब आप कौन सा चैनल सिलेक्ट करोगे उसके लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स। तो यहाँ पे देखो 4 फैक्टर्स दे रखे हैं आपके, मार्केट कंसिडरेशन, प्रोडक्ट कंसिडरेशन, मिडलमैन कंसिडरेशन और कंपनी कंसिडरेशन। तो सबसे पहले अगर मार्केट कंसिडरेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि आपके आसपास की मार्केट कैसी है। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, आपकी टारगेट मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चैनल का सिलेक्शन करते हो, ठीक है। अगर आपकी टारगेट मार्केट छोटी सी है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट चैनल्स का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ तक सामान पहुँचा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ तक फैली हुई है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है। पहले आप अपने होलसेलर्स तक होलसेलर्स कह रही हूँ, अपने गोडाउन से सामान किसी शोरूम तक पहुंचाओगे, वहां से होलसेलर लेके जाएगा, फिर रिटेलर लेके जाएगा, फिर रिटेलर सबको सेल करेगा, ठीक है। तो बहुत लंबा वहां पे प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है, किस टाइप के आपके बायर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका चॉइस ऑफ चैनल, ठीक है। आप कौन सा चैनल सेलेक्ट करोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकंड आता है आपका प्रोडक्ट कंसिडरेशन। प्रोडक्ट कंसिडरेशन में देखो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चैनल सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर सपोज करो आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो कि पेरिशेबल नेचर का है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म चैनल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर चैनल आप लोग यूज़ करते हो तो आपका प्रोडक्ट मार्केट तक पहुँचते ही ख़राब हो जाएगा, यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनको आप ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, जैसे दूध हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा देर तक तो स्टोर नहीं कर सकते हो ना, ख़राब हो जाएंगी, 2 दिन 4 दिन सड़ जाएंगी फिर ये। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म चैनल्स का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है।
थर्ड आता है आपका मिडलमैन कंसिडरेशन। मिडलमैन कंसिडरेशन में देखो आपके पास मिडलमैन कौन होते हैं, आपके जो होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये लोग आपके मिडलमैन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने होलसेलर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को आगे पहुँचाते हैं, या फिर कितने रिटेलर्स हैं जो कि लेके जाते हैं आपके प्रोडक्ट को, कितने आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप चैनल को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। फोर्थ होता है आपका कंपनी कंसिडरेशन। कंपनी कंसिडरेशन में देखो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली चैनल को सिलेक्ट करते हो कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, कितना खर्चा कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे चॉइस ऑफ चैनल सिलेक्ट करते हो अपना, ठीक है, कौन सा चैनल आपको यूज़ करना है। तो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स हो गए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रमोशन से, कि प्रमोशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रमोशन आप लोगों को पता ही है, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को आगे प्रमोट करना, लोगों तक उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तभी तो लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ना। अप्लाइड कम्युनिकेशन यूज्ड बाय मार्केटर्स टू एक्सचेंज परसुएसिव मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द फर्म एंड इट्स पब्लिक, इट वेरियस पब्लिक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही आप अपने मैसेज को, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हो ताकि उनको पता चल सके और वो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को परचेज कर सके, ठीक है। तो ये तो आपका प्रमोशन। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि आप प्रमोशन किन किन तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो 5 टाइप्स होते हैं, या फिर कंपोनेंट्स वैसे लिख के आएगा एग्जाम में, तो आप ये समझो। सबसे फर्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग आप लोगों को पता ही क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने एड्स वगैरह देखते हो फ़ोन में, टीवी में, ठीक है, आपको बाहर पैम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो कि आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो वो, ठीक है। सेकंड होता है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग भी देखो आप लोगों को पता ही है, जो फेस टू फेस जाके अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को लोग सेल करते हैं, ठीक है, वो होती है आपकी पर्सनल सेलिंग। थर्ड होता है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी देखो यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे भी आपके जो प्रोडक्ट है या फिर कोई भी सर्विस है, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में फ़र्क ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट आप खुद पैसे दे के करवाते हो और पब्लिसिटी आपकी फ्री में हो रही होती है, ठीक है। फ्री में कैसे हो रही थी, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, किसी कस्टमर ने जैसे कि उसको परचेज़ करा, उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया, वो क्या करता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके और पूरा सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। तो यहाँ पे देखो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन देखो ये जो पब्लिसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एडवर्टाइजमेंट तो देखो आप खुद अपने पैसे दे के करवाते हो तो वो पॉजिटिव ही होएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन पब्लिसिटी जो कि फ्री में हो रही है, जो कि लोग खुद कर रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ऐसे डेयरी मिल्क चॉकलेट का बीच में एक बार उसमें कीड़े निकल गए थे, तो किसी ने वीडियो बना के और पोस्ट कर दिया था, ठीक है। तो लोगों को पता चल रहा था डेयरी मिल्क चॉकलेट है, इसमें कीड़े निकलते हैं, तो वहाँ पे पब्लिसिटी तो हो रही थी, लेकिन वो नेगेटिव पब्लिसिटी थी, ठीक है। तो पब्लिसिटी भी एक तरीका होता है, ये आप लोग खुद चूज़ नहीं कर सकते, ये लोग खुद ही कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है आपका सेल्स प्रमोशन। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, या फिर उसके साथ कोई, जैसे कि आपने कोई डिस्काउंट दे दिया अपने प्रोडक्ट पे, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री दे दिया, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कि हाँ अगर आप 5 किलो का या 10 किलो का पैक लेते हो तो उसके साथ आपको एक कोलगेट फ्री है या फिर कोई पेन फ्री है, इस तरीके के ऑफर्स निकाल देते हो, ठीक है। तो उससे भी लोगों को आपके प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग में देखो आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते हो, खुद ही आप लोग डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हो, डिफरेंट आप मीडिया चैनल्स का यूज़ करके, मास मीडिया का यूज़ करके, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजिंग अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप स्पॉन्सर करते हो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से या फिर एक्टर्स वगैरह से, आपने देखा होगा लोग अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे आप पैसे दे के अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे होते हो, किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू या फिर किसी एक्टर के थ्रू, किसी भी पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है आपका एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ देखो एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है। रोल, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस मैंने आपको बहुत बार बताया, सेम ही चीज़ होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट देखो आपका इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, तो उससे आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होएगा, क्योंकि देखो लोगों को पता चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सोचेंगे क्यों ना एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा है, नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आपका इट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पे देखो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको ये भी पता चलता है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। वो लोग एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ बताते हैं, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, कितने का क्या है, नहीं है, ठीक है।
तो वो चीज़ यहाँ पे इंटरेक्ट हो पाता है, ठीक है, कस्टमर्स के बीच में और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में आपको पता चल पाता है कि कौन है इसका मैन्युफैक्चरर, ठीक है। थर्ड आता है आपका इट हेल्प्स द कस्टमर्स टू कंपेयर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो जो कस्टमर है उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कई बार देखो पेन है तो कितनी कंपनीज़ के पेन आते हैं, नोटबुक है कितनी सारी कंपनीज़ के नोटबुक आती है, ठीक है, कोई भी ऑयल है, शैम्पू है, कुछ भी है, तो अलग अलग कंपनीज़ के देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का प्राइस कम है या फिर ज़्यादा क्वालिटीज़ है या क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में वो लोग आपको जनरली कहीं पे भी किसी ऐड वगैरह में शो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं जाना तो है नहीं, आप दूसरी कंपनीज़ का एड्स वगैरह भी देखते हो, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। फोर्थ है आपका इट इज़ ईजियर फॉर मिडल मैन टू सेल प्रोडक्ट्स बिकॉज कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। देखो जो मिडल मैन होता है, मिडल मैन आपका कौन होता है, वही होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों को आसानी होती है प्रोडक्ट को सेल करने में, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपने करवाया अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का, तो लोगों को उसके बारे में पहले से ही जानकारी है, तो वो वहाँ जाके होलसेलर और रिटेलर से इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, उनको पहले से ही नॉलेज है प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मिडिल मैन के लिए भी आसान होता है। ऐसे देखो अगर आप किसी को कोई नई चीज़ बेचना चाहो तो कितना मुश्किल होता है, वो लोग 10 सवाल करते हैं कि पता नहीं कैसा है प्रोडक्ट, कैसा नहीं है, मैं क्यों लूँ, इससे मेरा नुकसान हो गया तो। लेकिन वही कहीं देखो आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा है उसका, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से एकदम एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उसका, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कि अच्छा प्रोडक्ट होगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो लोगों को उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की नॉलेज हो जाती है, तो यहाँ पे मिडिल मैन के लिए आसान हो जाता है प्रोडक्ट को सेल कर पाना, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका इट हेल्प्स द कस्टमर्स टू नो वेयर एंड व्हेन द प्रोडक्ट आर अवेलेबल। यहाँ एडवर्टाइजमेंट से देखो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कब मिल सकता है, आपको कहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, कब कब मिल सकता है, कहाँ पे आप उसको जाके परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सर्विस मार्केटिंग का। सर्विस मार्केटिंग पे देखो शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन इस पे नहीं बनता है, बाई चांस अगर पूछ लेता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग देखो एक मार्केटिंग की सब फील्ड है, मतलब मार्केटिंग का ऐसे कह सकते हो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग फिलॉसफीज़ को मॉडिफाई करते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर्विस मार्केटिंग में आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, यहाँ पे आप अपने सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे होते हो, सर्विसेज के बारे में लोगों को बता रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर तो हमने अभी तक प्रोडक्ट की बात करी कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, उसका सेल्स प्रमोशन करवा रहे हो, ठीक है। लेकिन सर्विस मार्केटिंग में आप सर्विसेज में डील करते हो। यहाँ पे सर्विसेज देखो बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं, अलग अलग आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, लीगल सर्विसेज हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी, रेंटल, किसी भी टाइप की सर्विस हो, ठीक है। प्रोडक्ट की बात यहाँ पे नहीं करी जाती है। यहाँ पे जब आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रूरल मार्केटिंग से। रूरल मार्केटिंग पे या तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा, एडवांटेजेस पूछ लेगा, नहीं तो डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, नहीं तो क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग क्या होती है वो देखो, एनी हैबिटेंट विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लेस देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे 400 पर स्क्वायर किलोमीटर के बीच में पॉपुलेशन रह रही हो, ठीक है, वेयर एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड वेयर म्यूनसिपालिटी और बोर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वहाँ पे देखो 75% जो है वहाँ की पॉपुलेशन की वो मेल, मतलब जो पूरी टोटल पॉपुलेशन है उसका 75% जो मेल्स हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, उनका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। तो वो वैसा एरिया, और जहाँ पे कोई भी म्यूनसिपालिटी या फिर कोई भी बोर्ड एग्जिस्ट ना करता हो उसको हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी रूरल एरिया या रूरल मार्केट में अपनी मार्केटिंग करते हो उसको हम लोग बोलते हैं रूरल मार्केटिंग, ठीक है। रूरल मार्केटिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑल एफर्ट्स मेड बाय द कंपनीज टू मूव देयर ऑलरेडी मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज टू द रूरल कंज्यूमर्स दैट गिव्स देम सेटिस्फेक्शन, एनहांसेस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड देयर बाय अटेन्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज है, ठीक है, वो आपने अर्बन एरियाज़ में तो उसकी मार्केटिंग कर ही रखी है, साथ में आप रूरल एरियाज़ में भी उनकी मार्केटिंग को करते हो, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो ताकि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, और फिर वहाँ से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सको, आप प्रॉफिट
प्रॉफिट जनरेट कर सको, ठीक है। तो ये होता है आपका रूरल मार्केटिंग। अब इसके एडवांटेजेस पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो कि जो आपके देखो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पता चलता है, ठीक है। कंपनी का भी फ़ायदा होता है कि कंपनी को नए कस्टमर्स मिलते हैं, नई ऑडियंस मिलती है, ठीक है। वहाँ पे उन लोगों को प्रॉफिट होता है। इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हो खुद से बना के, ठीक है। इतना आप 3rd ईयर में आ गए हो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना वो होता है कंज्यूमरिज्म। इस पे भी देखो शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? देखो कंज्यूमरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द कंज्यूमर्स डिमांड टू मेक द मार्केटिंग प्रैक्टिसेस मोर ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, सिंसियर, इंफॉर्मेटिव, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव and environment friendly so that the quality of life of consumers can be ensured and depletion of natural resources of the society can be stopped, ठीक है। मतलब कंज्यूमर्स जब डिमांड कर रहे होते हैं ना कि जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो और ज़्यादा ट्रुथफुल हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो और इन्फॉर्मेटिव हो, झूठी ना हो, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेटिव ना हो, कोई फैक्ट्स को इधर से उधर ना किया गया हो, ठीक है। कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। आप अपने आसपास देखोगे तो देखोगे कि जो हमारे आसपास किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की आप लोग मार्केटिंग देख लो, वो लोग इतना झूठ बोलते हैं ना, इतना झूठ मतलब बढ़ा चढ़ा के अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स ऐसा डिमांड कर रहे होते हैं कि आप ऐसा झूठ बोल के हमें अपना प्रोडक्ट ना बेचो, उसकी मार्केटिंग इस तरीके से ना करो, जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं आप हमें वो बताइए, ठीक है। एकदम ऑनेस्ट हो आप लोग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप लोग प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना करो। इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमरिज्म, जहाँ पे एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा होता है इन सारी चीज़ों के लिए कि आप जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो वो ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, सिंसियर हो, इन्फॉर्मेटिव हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि अभी कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि वो लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक जो इन्फ्लुएंसर है हमारे फूड फार्मर, ठीक है, उनकी वीडियोस आपने देखी है। अभी उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स जो जितनी भी आती है, ये बॉर्नविटा वगैरह आता है, कॉम्प्लेन वगैरह आता है, ठीक है, इन सब में सिर्फ शुगर होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और वो लोग कंपनीज हेल्थ ड्रिंक बता के इनको सेल करती है, ठीक है। उनकी मार्केटिंग उन्होंने इस तरीके से करी हुई ताकि हमारे आसपास देखो जितने भी लोगों को है, हम लोगों को क्या लगता था पहले कि वो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, बहुत अच्छी होती हैं, हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। लेकिन जब फूड फार्मर ने उनकी वीडियो बनाई, उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करा तो देखो उसमें मतलब हमारे लिए हेल्दी हो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुगर डाली हुई है उन लोगों ने और एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने देखो कई मसालों की वीडियो बनाई है फूड फार्मर ने, तो उनमें आप देखोगे तो कई चीज़ें ऐसी यूज़ करी हुई है जिससे इंसानों को कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ ये लोग कंपनीज अपनाती हैं, कितना मिसरिप्रेजेंट करती है, कितना हमारे साथ फ्रॉड करती है, हमें हेल्दी चीज़ें बता के, और ये लोग ये सब चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हक बनता है कि हम इनसे डिमांड करें कि यहाँ पे हमें इस तरीके का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आप लोग ना करो, आप जो मार्केटिंग यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो। ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट वो जो काम कर ही ना सकता हो, आप वो काम बता के हमें बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है आपका कंज्यूमरिज्म, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या फिर इसको ई टेलिंग भी बोलते हैं। क्या होता है बेसिकली जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू परचेज कर रहे होते हो, ठीक है, परचेज कर रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो, ठीक है। When the activity of retailing is done through electronic media, it is called electronic retailing, ठीक है, विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज ई टेलिंग। ई टेलिंग भी बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग आएगा या फिर ई टेलिंग आएगा, यही लिखना है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से ई टेलिंग इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वही गुड्स और सर्विसेज को जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू परचेज या फिर सेल करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इसके बाद आपका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग देखो क्या होता है, व्हेन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रमोटेड टू द एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रेफर्ड एज इंटरनल मार्केटिंग। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपनी सर्विसेज को कंपनी के अंदर ही अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर रहे होते हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे होते हो आप वो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, अपने एम्प्लॉयज़ को ही सेल कर रहे होते हो, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रमोट कर रहे होते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग, जहाँ पे आप बाहर के लोगों को इंक्लूड नहीं करते हो, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ताकि आपको पता चल सके कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज कैसी है और उसमें कोई चेंजेस करने हो, कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो आप लोग कर सको और फिर उसको फाइनली बाहर एक्सटर्नल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सको, ठीक है। तो ये आपको होता है इंटरनल मार्केटिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग देखो क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो कि यूज़ करी जा रही होती है
देखो, सोशल मार्केटिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी यूज टू चेंज पीपल्स बिहेवियर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अ सोसाइटी एज अ होल। मतलब ऐसी सोसाइटी, ऐसा आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि लोगों का बिहेवियर को ना चेंज किया जा सके, ताकि वो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें और पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचें। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं सब लोग, अपने आसपास की सोसाइटी की भी केयर करनी चाहिए सबको। ठीक है, तो वो होती है आपकी सोशल मार्केटिंग, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। ठीक है, और उससे सोसाइटी का भी कोई फ़ायदा हो, आप इस तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हो ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके उससे। आप हेल्दी चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने प्रोडक्ट का जो आपको प्रॉफिट जनरेट होता है उसका कुछ परसेंट एजुकेशन के लिए डोनेट कर रहे हो या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए डोनेट कर रहे हो। इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है आपकी, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। ग्रीन मार्केटिंग देखो क्या होती है। ग्रीन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब आप अपने प्रोडक्ट से, आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे क्या एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, जब ये बता के अपने प्रोडक्ट की आप लोग या फिर अपने सर्विस की मार्केटिंग कर रहे होते हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग को देखो आपका एनवायरमेंटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। It focuses on sustainable practices, eco-friendly products and reducing the environmental impact of production। मतलब यहाँ पे आप eco-friendly products बनाते हो और उनकी मार्केटिंग करते हो। ठीक है, और कई कंपनीज से ऐसा करती हैं, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बता के अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही होती है कि हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, ये फ़ायदा होता है इससे। ठीक है, दुनिया भर का झूठ बोल के और मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग या फिर एनवायरमेंटल मार्केटिंग या फिर इको मार्केटिंग भी कहते हैं कई जगह। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग अपील्स टू कंज्यूमर्स हु आर कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट एंड प्रेफर टू सपोर्ट बिजनेसेस एंड प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी। देखो, ये जो मार्केटिंग होती है ना, ये उन लोगों को टारगेट करती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ठीक है, जिनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट की फ़िक्र रहती है। ठीक है, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं, तो ये होता है आपका ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, तो ये देखो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इन्हीं में से एग्जाम्स में देखो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 60 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे कि आपका मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक है, वो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, आपके 4 P's जो होते हैं। ठीक है, तो वो सब आप खुद बना के लिख सकते हो, या फिर देखो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सेल्स प्रमोशन के बारे में, सेल्स पर्सन के बारे में। तो अभी आपका पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम होएगा अभी। ठीक है, उसमें मैंने टॉपिक बताया था आपको कि सेल्समैन की क्या क्वालिटीज़ होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, ठीक है, सेल्स पर्सन क्या होता है, वो सब इसमें एक यूनिट दे रखी है आपकी इस वाले सिलेबस में, इस वाले बुक में। ठीक है, तो वो मैंने नहीं बताया क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी वो समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को देखोगे तब आपको आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्समैन क्या होता है, सेल्स पर्सन क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, ये सब पूछ सकता है बाई चांसेस हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, वैसे तो आपको याद ही होगा और खुद से बना के भी आप लोग लिख सकते हो, तो इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और एक आधा कोई छोटा मोटा टॉपिक बाहर से पूछ लेता है तो उसकी भाई देखो गारंटी नहीं है। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, मेनली जो इम्पोर्टेंट था वो यही सारे टॉपिक्स हैं आपके। इनको अच्छे से आप वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। पॉइंट्स हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद रहेगा। ठीक है, आप भूलोगे नहीं। और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करना, उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।